Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आज आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी हैं। वीडियो ज़रा लंबी भी हो सकती है माज़रत के साथ, लेकिन इससे पहले कि हम आप लोगों से लोकल सियासी बातें शेयर करें, हम आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि हमें कमेंट्स में 2-3 बातें ऐसी आईं कि जिनमें हमने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के सामने बात करें। वैसे तो बहुत सारी बातें आती हैं, डिस्करेजिंग भी आती हैं, इनकरेजिंग भी आती हैं, लेकिन 2 बातें ऐसे आईं जिनको हमने सोचा कि ज़रूर आप लोगों के सामने हमें डिस्कस करना चाहिए। चलें हम शुरू अपनी सारी बातों का, बहुत लंबी बातें हैं, पहले बता नहीं सकता कि किस किस चीज़ के बारे में बात होगी, लेकिन उसमें हमारा जो आज का मेन टॉपिक है ना, वो मेन टॉपिक यही है कि अनोखा इलेक्शन। अच्छा चलें, इससे पहले कि हम आपको कमेंट्स का बताएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलें 2 कमेंट्स। एक कमेंट्स तो ये है कि हमें बोला गया कि आप बात करें फ़लस्तीन और इसराइल के मुतल्लक। तो इसके लिए हम क्लियर ये कर दें कि देखें, सबसे पहले तो 8 फरवरी को हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, जनरल इलेक्शन, जो कि इतनी पार्टियों की मेहनत के बाद, जिसके लिए ख़ास तौर पे पीडीएम बनी, पीडीएम के बाद फिर पीटीआई जो है वो अपोजिशन में आई, तो पीटीआई ने आके जो है वो 1.5 साल तक किसी खराक के नतीजे में उन्होंने 9 मई का वाक़या भी कर दिया। अब ये इतनी अहम चीज़ हो गई है हमारे मुल्क के लिए कि लोकल सियासत जो है हमारी, लोकल पॉलिटिशियन जो हैं उनको डिस्कस करना, लोकल पॉलिटिक्स को डिस्कस करना। तो 8 फरवरी के रिज़ल्ट तक हम ये लोकल सियासी बीट ही लेकर चलेंगे। ठीक है, हम फिर से वाज़े कर दें कि 8 फरवरी के रिज़ल्ट तक हम लोकल सियासी बीट ही लेकर चलेंगे। और जहाँ तक बात है इसराइल और फ़लस्तीन की, तो उसमें हमारी तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर दिल लगियाँ, तमाम तर दुआएं वो सारी की सारी फ़लस्तीन के हक़ में हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि हम कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं ना कि उनकी प्रोडक्ट जो हैं उनका बाइकाट करें। तो वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आप लोग भी करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं। और हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि किसी सूरत भी इसराइली प्रोडक्ट ना आ जाए। कोई धोखे से आ भी जाती है हमारे सामान में, तो हम फिर फ़ौरन अपने बच्चों को बताते हैं कि ये देखें, ये प्रोडक्ट इसराइली है, आपने नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी है कि इसके नज़दीक भी नहीं जाना। ठीक है, उसकी मेन वजह यह है कि आप लोग किसी ना किसी हद तक, चाहे एक पैनी, एक पैसा, या किसी भी हद तक उन मजलूमों के खून का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरा कमेंट्स ये था कि देखें, आप तो मौलवी हैं, आपका काम ये नहीं है, आप कोई और काम करें, ये ना करें। देखें, बात सुने, जब तक हम इन चीज़ों से दूर रहे, जब तक मौलवी 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 कह के हम अपनी जो लोकल सियासत है उससे दूर रहे, तो उसका नतीजा क्या निकला कि सेकुलरिज्म ने इतना ज़्यादा उसको जो है वो कवर कर लिया कि अभी जब भी हम भी बात करने के बैठते हैं ना आपके सामने लोकल सियासत की, हमारा मुतमए नज़र, ये सारा जो मरकज़ है, नुक्ता नज़र, वो सारे का सारा मरकज़ किसके ऊपर होता है? सेकुलर जमातों के ऊपर होता है। हर इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह ही यही है कि उन्होंने इतना हमें अपने घेरे के अंदर लिया हुआ है कि हम कोई बात ही नहीं कर सकते। हालांकि ये सियासत किसी सूरत भी इस्लाम से अलग चीज़ नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल इस्लाम का हिस्सा भी नहीं बना रहा, लेकिन अलग नहीं कह रहा, क्योंकि आप इस निज़ाम में रह रहे हैं, आपने इसी निज़ाम में सर्वाइव करना है। अगर इससे किनारे किनारे चलते रहेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे? जब तक गोताजन नहीं होंगे। तो हम तो सिर्फ बीट को कवर कर रहे हैं, हम कोई सियासी नज़रिया पेश नहीं करते, सियासी जमात कोई अपनी नहीं है हमारी, हम सिर्फ उस बीट को लेकर चलते हैं और वो बीट आपके सामने रखते हैं। और ये कोशिश है हमारी इनिशियल लेवल के ऊपर के 8 फरवरी के रिजल्ट तक हम लोकल सियासत की बीट को ही लेकर साथ चलें। लेकिन इसी के साथ साथ देखें ना, आप सिर्फ ये डोमिनेटिंग चेक करें उनकी कि हम बात भी कर रहे होते हैं तो हमारा जो है वो सारे के सारा कैमरा, सारे के सारी स्क्रीन जो है वो एक सेकुलर पार्टीज़ ने ली होती है, और फिर सेकुलर पार्टीज़ में से भी एक ख़ास पार्टी है उसने वो सारे का सारा हमारा टाइम लिया होता है। ये चीज़ जो है ना ये बड़ी अजीब सी है। बहरहाल ये आप लोगों
के कमेंट्स का जवाब था। चलें आए आज वाली जो चीज़ें हैं उनके मुतल्लिक़ आपसे बात करने हैं। सबसे पहले है जी अनोखा इलेक्शन, इसके मुतल्लिक़ हम बात करते हैं। ये अनोखा इलेक्शन जो है इसको हम अनोखा इलेक्शन कहें या सिलेक्शन कहें, ये भी एक इशू वाली बात है। वो कैसे इशू वाली बात है, देखिए मैं आपसे बात करता हूँ। अनोखा इलेक्शन से मुराद ये है कि अनोखा सिलेक्शन इस तरह, जितने भी हिस्सा लेने वाले थे इलेक्शन में अकेले थे, सारे ही बिला मुकाबला थे। जब सारे ही बिला मुकाबला थे तो वोट किसने डालना था और वोटिंग क्या होनी थी और इलेक्शन क्या होने थे, वो सिलेक्शन ही है ना। फिर ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये सिर्फ पीटीआई में नहीं है ऐसा, ये तमाम सेकुलर पार्टीज़ में ऐसा ही है। आप नून लीग वाली पार्टी को देख लें, हर दफ़ा उनके वडेरे जो हैं वो कोई शरीफ फैमिली से बन रहा होता है। आप उसकी पीपल पार्टी की बात करें तो पीपल पार्टी में जो है वो आप देखें कोई ना कोई बटो बन रहा होता है। हाँ, इंटर पार्टी इलेक्शन हम कह सकते हैं कि किसी हद तक जो है वो बड़े अच्छे होते हैं, जमात इस्लामी में बड़े अच्छे होते हैं। सिराजुल हक साहब देख लें, किसी लड़ी से नहीं आए, वो अपनी बिल्कुल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आते 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 इस लेवल पे पहुंचे हैं कि वो जमात इस्लामी के अमीर हैं आजकल और दोबारा से अमीर सेलेक्ट हुए। इससे पीछे आप उनके मुनव्वर हसन साहब को भी देख सकते हैं, वो भी इसी तरह ही। उसके पीछे हाँ, जब काजी हुसैन अहमद साहब थे उस वक्त लोगों ने एतराज़ात भी किए थे कि हर दफ़ा ये ही क्यों, लेकिन तब भी इलेक्शन देखें, लियाकत बलोच साहब हैं, वो इतने अरसे से इसके बूढ़े हो गए, हमारे देखते देखते बूढ़े हो गए, लेकिन वो नहीं बन सके। ठीक है, वो एक है उनमें थोड़ा सा जो है। चले अब बात करते हैं हम, ये जो अनोखी सिलेक्शन या अनोखा इलेक्शन था, इसमें कौन कौन क्या क्या सिलेक्ट हुआ। अब चेयरमैन पीटीआई जब भी आप बोलेंगे उसका मतलब होगा गौहर अली खान साहब, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो गौहर अली खान साहब बन गए हैं। और पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो उमर अयूब साहब जो हैं वो बन गए हैं। पंजाब की जो सदर हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास आया है। ये पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं वो हमाद अजहर साहब के पास आया। इसी तरह केपीके के जो सदर हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास आया। और इसी तरह जो सिंध के सदर हैं वो हलीम आदल शेख साहब के पास आया। और बलूचिस्तान के जो सदर हैं वो मुनीर अहमद बलोच साहब हैं, उनके पास ये ओहदा आया। 2 ओहदे पहले से आपको पता है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। एक परवेज़ इलाही साहब का ओहदा है और दूसरा जो है वो नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब का ओहदा है। हाँ, इसमें वाइस चेयरमैन जो शाह महमूद कुरैशी वाला है वो अभी तक जो है प्रॉपर अनाउंसमेंट उसकी क्लियर नहीं है कि वो किसके पास आया है। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, आज हमारे पास जो है वो बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। चले हम अब बात करते हैं। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में आपको बताया था नून लीग में फड्डा या फूट, वो फिर हमने आपको डिटेल बताई थी, हिस्ट्री उसकी बताई थी कि किस तरह से नून लीग और शीन लीग चलती आ रही है। और फिर बताते बताते हमने आपको ये भी बताया था कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ वापस आए थे उन्होंने एक मफाहमत की बात की थी बाकी जमातों के साथ, और जहां और खुद अपनी बाजू में लेके नून और शून के दर की जो मजम्मत करते हुए मरियम नवाज और अपने भाई को लेके उन्होंने साथ, फिर हमजा नवाज और हमजा शहबाज और मरियम नवाज को साथ लेके उन्होंने एक जेस्टर दिया था। बहरहाल ये जो नीचे दिलों में बातें होती हैं कुछ ना कुछ रह जाती हैं, इन्हीं का एक शाहसाना था, एक नतीजा था कि दानियाल अजीज़ साहब और एहसन इकबाल साहब में नोक-झोंक हुई। नोक-झोंक कैसे हुई? दानियाल अजीज़ साहब ने एक प्रोग्राम में बैठकर ये वाज़ेह तौर पे एहसन इकबाल साहब के ऊपर, उसमें भी एक लोकल पॉलिटिक्स है, एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो है वो इतराज़ात कर दिए कि यही तो असल जो हैं वो मुजरिम हैं, इन्होंने महंगाई भी की है वगैरह वगैरह, इस तरह की, यानी पार्टी से हट के बात कर दी। उसका मेन मकसद क्या था? उनके एक हलका है पीपी 54 की सीट का मसला था कि वो दोनों की इंटरेस्ट उसमें थी, और दोनों की इंटरेस्ट में एक में एहसन इकबाल साहब शायद अपने बेटे को जो है वो उसकी टिकट देना चाहते हैं और दानियाल अजीज़ साहब किसी और को उसकी टिकट दिलवाना चाहते हैं। यानी उस एक लोकल पर्टिकुलर पॉइंट की सियासत की वजह से इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है वो तानाजनी शुरू कर दी थी, और इस वजह से यह भी मामला सेटल नहीं हुआ और इसी मामले
को सेटल करने के लिए अब उनके बड़े उसमें आए और उन्होंने आके जो है शोकाज नोटिस अभी तो दानियाल अजीज़ साहब को किया है इशू। क्यों इशू किया है अब ये तो हम नहीं कह सकते कि दोनों को इशू नहीं किया, एक को नहीं किया, लेकिन उसमें जो बयान आया था ना मीडिया में सामने, वो मीडिया में सामने बयान दानियाल अजीज़ साहब का आया था, तो उनको अब शोकाज नोटिस इशू हो चुका है। देखें वो उसका क्या जवाब देते हैं और हम आपके साथ रहेंगे और फिर देखेंगे। अच्छा, जहाँ तक हम बात करें ना, फिर इन्होंने एक दूसरे को लोटे के ताने भी दिए कि ये जगह लोटों के लिए नहीं है, ये जगह फलानों के लिए नहीं है। जाहिर बात है, ऐसे इकबाल साहब तो एक ही पार्टी में है, दानियाल अजीज़ साहब दरमियान में, ऐसे वो कोई बहरहाल ये ताना हुआ। तो इस ताने के नतीजे में हम एक बात आपको क्लियर कर दें, देखें इलेक्टेबल्स और लोटे में क्या फ़र्क है। अब यही चीज़ जब हमारी ज़रूरत बन जाती है, अभी जैसे नून लीग में बहुत सारे इलेक्टेबल शामिल हो रहे हैं, जैसे हमारी ज़रूरत बन जाती है, हम तय कर लेते हैं कि ये सीट हमने लेनी है, ये सीट हमने लेनी है, इतनी सीटें हमें चाहिए, हमने लेनी है, तब हम इधर उधर से जो है वो ऐसे परमानेंट जिनको इलेक्टेबल्स बोला जाता है, वो किसी भी जमात में नहीं होते, वो आज़ाद कर रहे होते हैं, वो इश्तराक के चक्कर में रहते हैं, उनको इलेक्टेबल्स बोला जाता है। तो यही चीज़ जब आप देखें ना कि इलेक्टेबल जब किसी जमात के साथ इश्तराक करते हैं, एक के साथ, फिर उसके बाद दूसरे के साथ, फिर उसके बाद तीसरे के साथ, उस वक़्त उन्हें जब अपनी मर्ज़ी में नहीं होते, वो अपनी मर्ज़ी से इश्तराक कर लेते हैं, तब वो लोटे बन जाते हैं। और जैसे ही जो वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तब वो हमारे लिए इलेक्टेबल्स हो जाते हैं। ये एक अनोखी सी जो है वो टेक्निक थी जो आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर दी कि इलेक्टेबल्स और लोटे में मेन फ़र्क क्या है। इसके बाद जी अब इंटर पार्टी इलेक्शन ये जो हुए हैं, इसके ऊपर एतराज़ात एक फितरी सी बात है, होने भी हैं और कैसे ना हो। ये देखें, एतराज़ात करने वाली पार्टियां चेक करें, पार्टियां भी तो वही हैं ना जो खुद भी उनके अंदर सिलेक्शन ही हुआ करती है, उनके अंदर भी इलेक्शन नहीं हुआ करते। हाँ, मैंने आपको पीछे डिटेल से बता भी दिया है कि जिस तरह जमात इस्लामी के इलेक्शन होते हैं, जमात इस्लामी के इलेक्शन में एक आप उसको इलेक्शन का रंग कह सकते हैं कि उनमें ये सिलेक्शन वाला सिस्टम नहीं होता। अब बहुत अहम बात एक आप लोगों से हमने शेयर करनी है कि पीटीआई के वकाला के ग्रुप, अच्छा पहले हमने आपको बताया था, बड़ी डिटेल के साथ बताया, कई वीडियोस में बताया कि पीटीआई के अंदर इस वक्त दो मेन ग्रुप काम कर रहे हैं। दो मेन ग्रुप कौन से काम कर रहे हैं? एक है वकीलों का ग्रुप और दूसरा है एक सियासी लीडरों का ग्रुप, और ये दो ग्रुप जो है लेके अपनी पीटीआई को चल रहे हैं। अब तो इन दो ग्रुपों की बुनियाद के ऊपर ही पीटीआई चलनी है, क्योंकि चेयरमैन भी बदल गए और चेयरमैन अब वो नहीं रहे। इमरान खान साहब की वो हैसियत भी नहीं, हैसियत कहना चाहिए या उसको ये कहना चाहिए कि वो पहुंच नहीं रही, यानी अब वो पार्टी तक उस तरह इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अब जेल से किस तरह इंटरेक्शन करेंगे? चले हम अब बात करते हैं वकला का जो ग्रुप है और सियासी ग्रुप है। वकला के ग्रुप में अब जो एम्पावर ग्रुप हुआ है ना, ये दोनों ग्रुपों में, सियासी ग्रुप और वकला के ग्रुप में जो एम्पावर हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है कि वकला का एम्पावर हुआ है। किस तरह? क्योंकि गौहर अली खान साहब भी एक वकील हैं और जो कि चेयरमैन बने हैं पीटीआई के ने। अब जब भी पीटीआई के चेयरमैन का नाम लिया जाएगा, वो जेल में फ़ौरन गौहर अली खान साहब का नाम ही आना चाहिए। हाँ, अगर सबका चेयरमैन का नाम लिया जाएगा फिर इमरान खान साहब का नाम आना चाहिए। अब वकला के अंदर भी आगे तीन सब ग्रुप हैं। एक ग्रुप है बुशरा बीबी की हिमायत वाला, एक अलीमा खान की हिमायत वाला, और एक तीसरा ग्रुप जो है वो सियासी रहनुमा जो है उनके हिमायत वाला। हम एक ग्रुप का आप नाम लेते हैं, देखें जैसे लतीफ़ खोसा साहब हैं, नईम हैदर पंचोता साहब हैं और शुएब शेख साहब है। ये जो है ग्रुप एक अलग से है और ये बुशरा बीबी वाला ग्रुप समझा जाता है। एक दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में जैसे शेर अफजल मरवत वाला ग्रुप है, ये अलीमा खान वाला ग्रुप समझा जाता है। एक तीसरा ग्रुप है हामिद खान साहब का ग्रुप, और ये हामिद खान साहब का ग्रुप जो है ये बेसिकली जो है ये सियासी जो ग्रुप है ना पीटीआई का, उसका हमायती समझा जाता है। और यही जो इलेक्शन की टिकट्स बांटना और वगैरह वगैरह ये सारी जिम्मेदारी ये ही देख रहे हैं और ये ही इनके उसमें है, इख्तियार में। अच्छा,
अब जाते जाते ना दो बातें और आप लोगों के सामने शेयर कर दें। एक तो ये कि अलीमा खान साहब ने दोबारा से वही राग लापा, वो क्या राग लापा कि जी डोनाल्ड डू ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब ये जो शिकें लग गई हैं, इमरान खान साहब का पैगाम आप के लिए दोबारा है कि मुझे सजाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये साइफर केस की दोबारा से जो है वो चल पड़ी है, उस कोर्ट के अंदर ही चल पड़ी है दोबारा से समात इसकी। कोर्ट ट्रायल ही जेल ट्रायल ही शुरू हो गया है और जेल के अंदर एक महसूस हिस्सा जो है वो कोर्ट का रख दिया गया। अच्छा चले अब हम इसमें, क्योंकि ओपन ट्रायल होना था, जेल ट्रायल में भी ओपन ट्रायल होना था, उसमें हमें पता ये चला कि जैसे ओपन ट्रायल की ये चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने उधर से ही अडियाला जेल से ही कैदियों को ला के बिठा दिया कि ये आम आवाम है, उससे ये तासर आए कि अब ये ओपन कोर्ट ही हो रहा है तो जेल ट्रायल लेकिन ओपन कोर्ट हो रहा है। तो उसमें अलीमा खान साहब कहते हैं जी हम दोबारा से जो है वो ये इमरान खान साहब का चूँकि पैगाम आया तो हम डोनाल्ड डू के ऊपर जो है अमेरिका में जाके केस दायर करने लगे हैं। चले हम भी देखते हैं कब दायर होता है और जैसे दायर होगा उसके ऊपर भी हम आपसे बात कर लेंगे। ये सारी बातें फिर मैं क्लियर कर दूं इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारी लोकल पॉलिटिक्स जो कि पाकिस्तान के अंदर है, जिसके 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने हैं, उसके मुताल्लिक ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ पॉलिटिक्स से हट के लेकिन अनोखी चीज़ से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो देखें हमारे मुल्क की जो आवाम है उसकी धड़कनें किस तरह तेज़ होती हैं। हर जी अक्ल शख्स जो है वो एक तो सियासत में हिस्सा ले रहा होता है, वो चाहे जितना भी खुद को साइड लाइन करने की कोशिश करे लेकिन वो उसमें हिस्सा ले रहा होता है। दूसरा उसके साथ जो है वो एक क्रिकेट ऐसी है हमारे पाकिस्तान में कि जब क्रिकेट के मैच हो रहे होते हैं हर कोई ना कोई ज़हन में, चाहे कोई इमाम मस्जिद है, चाहे कोई आलिम है, कोई भी है, यानी इल्ला माशाल्लाह कोई एक आधा ऐसा होगा नहीं लेता होगा, बाकी 1000 में से एक आधे की बात कर रहा हूँ, 100 में से नहीं, बाकी जो है वो सारे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। अब उसी में अभी रिसेंट क्या हुआ, वर्ल्ड कप में आपने टीम की कारकर्दगी देख ली कि टीम ने क्या किया, किस तरह अवाम को मायूस किया, वो सारा देखने के बाद अभी टीम में चेंजिंग हुई। चेंजिंग के बाद अभी चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। चीफ सेलेक्टर कौन सेलेक्ट हुए हैं? वहाब रियाज साहब जी, वहाब रियाज साहब चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। चले इतनी अनोखी चीज़ नहीं है ये, ठीक है, इनका एक अपना कैरियर था, कर दिया। इसमें जो अनोखी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली है ना वो ये है कि वहाब रियाज साहब के साथ ही जो है कामरान अकमल साहब हैं, वो भी अनोखी चीज़ नहीं है। आपको पता है सलमान भट्ट साहब हैं। सलमान भट्ट साहब का जैसे ही नाम आया ना मेरे ये कान खड़े हो गए, आप लोगों के भी खड़े होने चाहिए। क्यों? देखें हमारे पाकिस्तान में रिसेंटली पिछले 10 सालों में देखें तो एक स्पॉट फिक्सिंग का केस आया था जिसमें 3 मुलजिम थे, फिर मुलजिम के बाद वो मुजरिम बने और सज़ा याफ्ता हुए। उन सज़ा याफ्तों में सबसे जो टॉप पे थे ये सलमान भट्ट साहब थे। एक मोहम्मद आमिर थे, दूसरा मोहम्मद आसिफ थे और ये तीसरा सलमान भट्ट साहब थे। मोहम्मद आमिर को 5 साल की कैद हुई थी, उनको 7 साल की कैद हुई थी और इनको 10 साल की कैद हुई थी सलमान भट्ट साहब को। अब एक आपका स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस जो कि 10 साल की कैद के बाद फिर वापस टीम में नहीं आ सका, उसने क्या किया कि बिल्कुल ही दूर रहा उससे, कौमी टीम से। वजह क्या थी? वजह ये नहीं थी कि बैड कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी, वजह करप्शन थी, वजह स्पॉट फिक्सिंग थी, वजह 2 नंबरी थी। आपने फिर उसी को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना दिया। सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना के आप क्या तासुर अवाम को देना चाहते हैं? ये अवाम को तासुर देना चाहते हैं कि अवाम फिर कोई अच्छी उम्मीदें ना लगाए, क्योंकि 2 नंबरियां हो रही हैं और 2 नंबर ही आ रहे हैं। तो अगर 2 नंबरियों के साथ ऐसे चलना है तो फिर किस तरह से जो है वो हमारी टीम सेट होगी, किस तरह अवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे, किस तरह से ये इंडिया से मैच जीत सकेंगे। यार हमारी अवाम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, इंडिया के मैच में ये भी इनमें हौसला है कि वो इंडिया की तरह रोते नहीं हैं, बांग्लादेश की तरफ रोते नहीं हैं, लेकिन दिल टूटे होते हैं, बुझे होते हैं। क्यों बुझे होते हैं? देखें 8 घंटे का मैच है, 8 घंटे भी उन्होंने बर्बाद किए होते हैं। उस दिन मुल्क में छुट्टी वाला समा होता है, कोई आपको मार्केटों में नज़र नहीं आता, हर कोई स्क्रीनों के सामने बैठा होता है। दुनिया ये समझती है इस चीज़ को, लेकिन फिर चूँकि हमारा एक चलें वो है थोड़ा सा हम वो ठंडे हो जाते हैं।
यही चीज़ जब दूसरी तरफ होती है, इंडिया की तरफ होती है, बांग्लादेश की तरफ होती है, उनके वहाँ फूट फूट कर रोती है, अपने गुस्से का इजहार करती है। अब यही चीज़, इन्हीं चीज़ों के जब हमने रिजल्ट लेने हैं, तो रिजल्ट लेने के लिए अब ये जो सिलेक्शन कमेटी बनी है, ये जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये 2 नंबरी वाली सिलेक्शन नहीं होगी, ये पर्ची वाली सिलेक्शन नहीं होगी, ये मेरिट की सिलेक्शन नहीं होगी। ये इधर ही इन्होंने एक लाइन ड्रा कर दी है कि आप यकीन ना करें। ठीक है, आप ये देखेंगे जो ये चीज़ है नीचे भी वही चीज़ आएगी। अब ये देखना चाहिए था। बहरहाल पीसीबी के चेयरमैन से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस चीज़ को देखें और लोगों के सेंटिमेंट से ना खेलें। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के बटन में ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन जो है उसको ऑन करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर नहीं करते, इसको शेयर भी किया करें। शेयर करने के साथ साथ पसंद आए लाइक किया करें, नहीं पसंद आए तो कमेंट में लिख ज़रूर दिया करें। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट के रिप्लाई अगर नहीं भी दे सकूँ वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ और जिनके मैं समझता हूँ रिप्लाई करने ज़रूरी हैं वो उधर ही रिप्लाई कर देता हूँ। और आज की वीडियो हमारा इस चीज़ का सबूत है कि जिसके हमने समझा कि बाकी लोगों को भी जवाबात उसके मिलने चाहिए, हमने उनके वीडियो के अंदर भी जवाबात दिए और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसलिए आप लोग अपनी राय, हम तो आपसे वीडियो के ज़रिए बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ जो है वो बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर। तो जी आप देख रहे थे लुकमान सुलेमानी, हमारी टी ब्रेक वाला सेगमेंट देख रहे थे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।